एपिसोड की शुरुआत में यूनो कहता है, आस्था क्या तुम्हारा हाथ ठीक है? जिस पर आस्था हाँ बोलता है। फिर यूनो स्माइल करके कहता है, तुम अभी भी पहले जैसे लापरवाह हो। यूनो को स्माइल करते हुए देखकर बेल बहुत हैरान होती है। तब आस्था कहता है, यूनो तुम पहले से काफी लंबे हो गए हो। ये सुनकर बेल अपने मन में बोलती है, यूनो तो मुझसे मुश्किल से बात करता है, पर अभी तो ये इससे अच्छी तरह से बात कर रहा है। उसके बाद यूनो आस्था का मजाक बनाने लगता है उसकी हाइट को लेकर। फिर बेल यूनो के गाल को खींचकर पूछती है, आखिर ये लड़का कौन है और तुम इससे ऐसे क्यों बात कर रहे हो? जिस पर यूनो कहता है, मैं और आस्था पहले साथ में रहते थे। ये सुनकर बेल बेहोश हो जाती है। तभी वहाँ चार्मी आती है और वो यूनो से कहती है, उस दिन मेरा खाना बचाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। चार्मी को देखकर यूनो कहता है, ओ तुम तो उस दिन वाली लड़की हो ना। फिर चार्मी थैंक यू के तौर पर यूनो को केक देती है। उसके बाद यूनो और चार्मी एक दूसरे को अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। ये देखकर बेल को बहुत जेलसी फील हो रही होती है। फिर चार्मी और बेल एक दूसरे से आर्ग्यूमेंट करने लगते हैं। तभी फिनरल वहां आता है और वो कहता है, लगता है तुम लोग मजे कर रहे हो। जिस पर आस्था कहता है, तुम कब आए फिनरल? तब यूनो कहता है, आखिर ये कौन है आस्था? फिर फिनरल अपने बारे में उसे बताता है। तभी वहाँ लॉन्गरेस की एंट्री होती है और वो कहता है, जरा देखो यहाँ कौन आया है, मेरा लूजर बड़ा भाई। जिस पर फिनरल कहता है, मुझे पता था तुम यही मिलोगे लॉन्गरेस। फिर लॉन्गरेस कहता है, तुम्हारी बकवास फाइटिंग स्किल की वजह से हमारी फैमिली शर्मिंदा होती आ रही है। ये सुनकर आस्था कहता है, फिनरल आखिर ये बेवकूफ कौन है और ये तुम इतना बुरा भला क्यों बोल रहा है? जिस पर फिनरल कहता है, ये मेरा छोटा भाई है। तब यूनो कहता है, इसका नाम लॉन्गरेस है और ये वाइस कैप्टन है गोल्डन डॉन का। आस्था ये सुनकर शॉक्ड होता है। फिर लॉन्गरेस फिनरल को कहता है, तो तुम अभी भी ब्लैक बुल के बकवास काम कर रहे हो? अगर तुम में थोड़ा भी टैलेंट होता तो तुम अभी मेरी जगह फैमिली की लेगेसी को संभाल रहे होते। तभी आस्था चिल्लाकर कहता है, तुम गलत हो लॉन्गरेस। फिनरल एक अच्छा फाइटर है और उसकी वजह से ही हम अपनी लास्ट फाइट को जीत पाए थे। ये सुनकर लॉन्गरेस कहता है, ये जानकर मैं बहुत शॉक्ड हूँ कि इसने खुद को यूजफुल साबित किया है। तब आस्था बोलता है, अबे ओए तुम अपने बड़े भाई से ऐसे बात नहीं कर सकते हो। तुम्हें नहीं लगता तुम्हें उसे रिस्पेक्ट देनी चाहिए? जिस पर लॉन्गरेस कहता है, पर मैं ऐसा क्यों करूं? उसने अभी तक रिस्पेक्ट कमाई नहीं है। ये सुनकर आस्था को गुस्सा आ जाता है। पर तभी फिनरल कहता है, आस्था शांत हो जाओ, आखिर वो सच ही बोल रहा है। फिर लॉन्गरेस कहता है, हमारी स्क्वाड और हमारे कैप्टन ने काफी सारे एनिमी को खत्म कर दिया है, तो अब हमें तुम्हारी स्क्वाड की जरूरत नहीं है। चलो मुझे ये बताओ, ब्लैक बुल ने डे केयर सर्विस कब से चालू कर ली? क्या तुम इन दो बच्चों की बेबी सेटिंग कर रहे हो? ये सुनकर आस्था और चार्मी को गुस्सा आता है। तब फिनरल कहता है, लॉन्गरेस तुम्हें मुझे जो बोलना है तुम बोल सकते हो, लेकिन तुम्हारा कोई हक नहीं बनता है मेरी टीम को इंसल्ट करने का। तभी हम देखते हैं वहाँ एक विलन आता है और वो लॉन्गरेस को कहता है, मुझे 8 शाइनिंग जर्नल की कसम, मैं तुम्हारा सर अपने साथ लेकर जाऊंगा। जिस पर लॉन्गरेस कहता है, क्या तुम अभी तक जिंदा हो और तुमने साथ में सिविलियंस को भी बंदी बना के रखा है? इस तरह तो मेरे मैजिकल अटैक उन पर हिट कर सकते हैं। ये सुनकर वो विलन कहता है, अब तुम मुझे टच नहीं कर सकते हो। तभी लॉन्गरेस अपने मैजिक को यूज करते हुए बोलता है, लगता है मुझे कंट्री के लिए अल्टीमेट सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। ये सुनकर आस्था बोलता है, आखिर तुम अपने लोगों के बारे में ऐसा कैसे बोल सकते हो? ये हमारी ड्यूटी है उनको प्रोटेक्ट करना। जिस पर लॉन्गरेस कहता है, अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो वो और लोगों को भी फंसा सकता है। तब आस्था बोलता है, ऐसा कभी नहीं होगा क्योंकि मैं किसी पर हार नहीं मानने वाला हूँ। ये बोलकर आस्था, फिनरल, चार्मी उस विलन से फाइट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। फिर चार्मी अपने कॉटन क्रिएशन मैजिक से एक शिप को क्रिएट करती है। आस्था शिप का यूज करके उस विलन की तरफ जंप मारता है। तभी वो विलन आस्था पर अपने लिक्विड से हमला करता है, पर फिनरल अपने स्पेशल मैजिक से आस्था की हेल्प करता है। उसके बाद आस्था अपने एंटिक मैजिक स्वॉर्ड से उस विलन के मैजिक को काट देता है। ये देखकर उस विलन की बैंड बच जाती है। फिर आस्था हेडबट दे के उस विलन को नॉकआउट कर देता है। तब फिनरल कहता है, लॉन्गरेस ये बात सच है, मैं तुमसे बेहतर नहीं हूँ, लेकिन एक दिन ब्लैक बुल गोल्डन डॉन से बेहतर बन के दिखाएगी। तभी सीन यामी और व्यंजन की तरफ चेंज होता है, जिधर यामी कहता है, तुम्हारा वर्ल्ड ट्री मैजिक हमेशा की तरह इम्प्रेसिव है। जिस पर व्यंजन कहता है,
आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? तब यामी बोलता है, मैं वो इंसान हूँ जो अपने गट्स पे यकीन करता है। तो वेंजन, अपना मास्क रिमूव करो। ये सुनकर वेंजन कहता है, मेरा फेस ऐसा है जिसे कोई नहीं देखना चाहता है। जिस पर यामी बोलता है, फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे फेस को देखकर नहीं हंसूंगा। फिर व्यंजन कहता है, मुझे पता है तुम्हें ये शक है मैं मिडनाइट सन का लीडर हूँ। जिस पर यामी बोलता है, हाँ, तुम्हारा लाइट ट्री मैजिक और उसका मैजिक अलग है, लेकिन तुम्हारी वॉइस और फीलिंग बिल्कुल उसकी तरह है। वैसे हम दोनों एक दूसरे को 10 साल से जानते हैं और हम दोनों ने साथ में कई लड़ाइयाँ लड़ी हैं। इसके साथ ही हम कैप्टन साथ में बने थे। जिस पर व्यंजन कहता है, हाँ, तुमने सही कहा। फिर यामी बोलता है, तो मुझे अपना फेस दिखाओ। उसके बाद व्यंजन अपने मास्क को रिमूव करता है और उसके फेस पर अजीब से निशान बने होते हैं। ये देखकर यामी कहता है, तुम्हारे फेस पर बहुत सारे निशान हैं। जिस पर व्यंजन कहता है, हाँ, ये हमेशा से ऐसे ही हैं। लोग मुझे इनकी वजह से कर्स चाइल्ड कहते थे, क्योंकि मैजिक भी इन निशान को ठीक नहीं कर सकता है। ये निशान देखकर लोग मुझसे डरते थे। मैं एक नोबल फैमिली से था, पर मैं अपनी फैमिली की रेपुटेशन के लिए 8 साल की उम्र में जंगल में रहने लगा। पर कुछ समय बाद मेरे फादर एक्सपायर हो गए और मुझे फैमिली का लीडर बनाने के लिए वापस बुलाया गया। मेरे पास ग्रेट अमाउंट ऑफ मैजिक था, पर उसके बावजूद भी वो मेरे फेस की वजह से मुझसे नफरत करते थे। इसके साथ ही मेरी स्टेप मदर भी मुझे मारा करती थी। ये सुनकर यामी कहता है, तुमने तो बहुत कुछ सहा है। जिस पर व्यंजन कहता है, हाँ, लेकिन जब मैं जूलियस से मिला तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था कि मैं कैसा दिखता हूँ। उसके बाद हम पास्ट का सीन देखते हैं, जिधर व्यंजन वर्ल्ड ट्री मैजिक को यूज करता है। तभी वहाँ जूलियस आता है और वो कहता है, तुम्हारी मैजिक पावर तो कमाल की है, इसलिए तुम्हें मैजिक नाइट बनना चाहिए। तब व्यंजन कहता है, हाँ, पर मेरा फेस देखो। जिस पर जूलियस कहता है, अगर ऐसा है तो तुम इस मास्क को यूज कर सकते हो। फिर प्रेजेंट में व्यंजन बोलता है, तब से मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं उसके अंडर काम करूंगा। ये सुनकर यामी अपने मन में कहता है, इसकी बातों से पता चलता है ये सच बोल रहा है। उसके बाद वो व्यंजन को कहता है, मुझे माफ करना, मैंने तुम पर शक किया। जिस पर व्यंजन कहता है, कोई बात नहीं यामी। तभी सीन आस्था और सबकी तरफ चेंज होता है, जिधर फिनरल कहता है, इधर की सिचुएशन अब ठीक है, तो अब हमें यामी के पास वापस चलना चाहिए। इस बात पर आस्था और चार्मी एग्री करते हैं और वो यूनो को बाय बोलकर वहां से चले जाते हैं। उसके बाद हम लॉन्गरेस को देखते हैं, जो यूनो को कहता है, यूनो, तुमको अपने दोस्त सोच समझकर चूज करने चाहिए। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती है उनके साथ रहने में? जिस पर यूनो कहता है, मैं ऐसा बिल्कुल फील नहीं करता हूँ। मुझे आस्था पर प्राउड है, क्योंकि वो मेरा राइवल है। ये सुनकर लॉन्गरेस हंसकर बोलता है, वो बेवकूफ तुम्हारा राइवल है? क्या तुम किसी तरह का कंपटीशन कर रहे हो? तब यूनो कहता है, हाँ, हम विज़र्ड किंग बनने का कंपटीशन कर रहे हैं। ये सुनकर लॉन्गरेस उसका मजाक उड़ाते हुए बोलता है, क्या तुम्हें ये बोलते हुए शर्म नहीं आ रही है? वैसे भी तुम्हारे जैसा कॉमनर जिसके पास 4 लीफ ग्रिम वॉर हो, उससे इस तरह की बातें एक्सपेक्ट की जा सकती हैं। जिस पर यूनो कहता है, ये किसने कहा है एक कॉमनर विज़र्ड किंग नहीं बन सकता है? वैसे भी उससे पहले मैं गोल्डन डॉन का कैप्टन बनूंगा। तब लॉन्गरेस सीरियस होकर बोलता है, लगता है तुम भूल गए हो, मैं वाइस कैप्टन हूँ। तभी सीन डायमंड किंगडम की तरफ चेंज होता है, जिधर एक बंदा कहता है, उनके जर्नल के पास अजीब सी ट्रिक है, लेकिन अब उनका एरा खत्म हो चुका है, क्योंकि मेज वॉरियर्स का एरा आ चुका है। और इसके साथ ही एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है।